हेलो दोस्तों, मेरा नाम मुरली कुमार है और स्वागत है आप सभी का करियर विंग्स एकेडमी पर। तो आज हम लोग एनसीईआरटी 12th सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज शुरू करने जा रहे हैं एनसीईआरटी हिस्ट्री 12th का पहला चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है ईंटें, मनके और अस्थियां, हड़प्पा सभ्यता। इस चैप्टर में हम लोगों को हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें जो सभ्यता जो नाम प्रयुक्त हुआ है इस चैप्टर के नाम में, सबसे पहले हम लोग उनको जान लेते हैं कि सभ्यता क्या होता है। सभ्यता का मतलब होता है सभ्य समाज, और आजकल के लोगों का मानना है कि पढ़े लिखे व्यक्ति ही सभ्य होते हैं, क्योंकि वो अपने आप में अनुशासित होते हैं। अनुशासित कहने का मतलब ये है कि हर समाज को चलाने के लिए कुछ न कुछ नियम, कायदे, कानून तैयार किए जाते हैं। जो व्यक्ति उन समाज में रहते हैं उनको वो नियम कानून पालन करने होते हैं, तभी जाकर के समाज सुचारू रूप से चल पाती है। इसलिए ये माना जाता है कि पढ़े लिखे व्यक्ति सभ्य होते हैं। तो यहाँ से जो मानव जब से पृथ्वी पर आया तब से जो है मानव का सभ्य समाज शुरू होता है। इससे पहले हम लोग जो है पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं कि इनसे पहले का काल जो है, जब मानव पृथ्वी पर आया लगभग 20 लाख साल पहले की बात है, तो पहले था पाषाण काल। फिर पाषाण काल के बाद हम लोग जो है प्रवेश किए ताम्र पाषाण काल में, जिस काल में मानव पृथ्वी पर विकसित होकर के मानव स्वरूप में आया। अर्थात पहले हम लोग बंदर थे, बंदर से हम लोग विकसित होकर के मानव स्वरूप में आए, और मानव स्वरूप में आए हुए हम लोगों को आज 20 लाख साल पूरा हो चुका है। तो जब मानव स्वरूप में आए उस समय हम लोग पहाड़ों के आसपास रहते थे, क्योंकि पहाड़ ही जो है भोजन और पानी का सबसे अच्छा स्रोत होता है। हमारे भारत में भी आप देख लीजिए, ये भारत का जो मैप है, यहाँ पर यहाँ से लेकर के इस हिसाब से चलते हुए हिमालय पर्वत यहाँ तक है, और इसी हिमालय से जो है हमारा गंगा नदी निकलता है। यहाँ से आप जाइएगा तो सिंधु नदी निकलता है, और इस साइड जो है ब्रह्मपुत्र नदी निकलता है, जो भारत की जो है प्रमुख नदियाँ हैं। और इनमें 12 मास जो है 12 महीने पानी रहता है, इसलिए इनको 12 मासी नदी भी कहा जाता है। तो ये हमारे अभी जो है वर्तमान बिहार में देख लीजिए तो ये सिंचाई का सबसे प्रमुख नदी है गंगा नदी। तो ये सारे पहाड़ जो होते हैं, जितने भी पहाड़ हैं दुनिया में, पानी के प्रमुख स्रोत होते हैं। साथ ही साथ पहाड़ों पर प्रचुर मात्रा में जंगल पाए जाते हैं। तो जंगल में जो है फल और जानवरों की कोई कमी नहीं होती है। तो मानव पहले पहाड़ों पर रहना शुरू किया, और वहाँ पर जो है शिकार करने के लिए, फल तोड़ने के लिए जो उपकरण प्रयोग करते थे, उस उपकरण में जो है पहाड़ पर सबसे प्रचुर मात्रा में पत्थर पाया जाता है, तो पत्थरों का उपयोग करते थे। इसलिए सबसे शुरुआती काल को पाषाण काल कहा गया, क्योंकि इस काल में हम लोग पत्थर का उपयोग करते थे। पाषाण माने पत्थर। इसके बाद हम लोग ताम्र पाषाण काल में आए। ताम्र पाषाण काल में जो है तांबा के साथ साथ पत्थर को मिला करके जो है प्रयोग करके उपकरण बनाते थे, इसलिए इस काल को ताम्र पाषाण काल कहा गया। हम लोग आम जीवन में जो है, जो दैनिक उपयोग में जितने वस्तु उपयोग करते हैं, उन सभी को बनाने में जिस तरह का उपकरण हमको लगता है, उसको हम लोग जो है औजार या उपकरण जो लगता है, वही जो है उस समय में ताम्र पाषाण काल में तांबा और पत्थर का हुआ करता था, और इस काल में जो है पाषाण काल में पत्थर का हुआ करता था। फिर इसके बाद आया था कांस्य युगीन सभ्यता, जो कि हम लोगों का हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता है, तो कांस्य युगीन सभ्यता। कांस्य युगीन, कांसा जो है तांबा और सीसा को मिला करके बनाया जाता है। इस काल में देख लीजिए, कांस्य युगीन सभ्यता मतलब हड़प्पा सभ्यता, और इससे पहले हम लोग जो भी पढ़ते हैं उसको काल कहते हैं, मतलब ताम्र पाषाण काल, पाषाण काल। तो इतिहास, इससे पिछले वीडियो में हम लोग चर्चा किए थे कि मानव जो है, हम लोग जो आज इतिहास पढ़ते हैं, वो इतिहास बनाने के हमारे पास कुछ लिमिटेड स्रोत थे। जो इतिहास आज बना है वो किस आधार पर बना है, तो 2 आधार पर बने थे। जैसे हम लोग ऐतिहासिक स्रोत कहते हैं, इतिहास जानने के जो हमारे पास स्रोत हैं उसे ऐतिहासिक स्रोत कहते हैं। और ऐतिहासिक स्रोत जानने के पास हमारे पास 2 ही साधन थे, एक था पुरातत्व और एक था लिखित। पुरातत्व और लिखित। तो ताम्र पाषाण काल तक हमारे पास कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं थे, क्योंकि मानव इस काल में जो है ताम्र पाषाण काल तक मानव जो है पढ़े लिखे नहीं थे। इस काल तक हमारे पास कोई भी लिखित एविडेंस नहीं मिला है। इससे आगे कांस्य युगीन सभ्यता, मतलब हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। तो कांस्य युगीन सभ्यता में लिखित स्रोत हमारे पास मिले हैं। इसके बाद हम लोगों का वैदिक काल आता है, जहाँ पर ऋग्वेद की रचना हुई थी। तो ऋग्वेद संस्कृत में लिखा गया है, और संस्कृत जो है
आज भी ऋग्वेद को पढ़ा जाता है। तो उस काल में लोग पढ़े लिखे थे, तभी तो वैदिक मतलब ऋग्वेद लिख पाए। तो इस समय से हम लोग शुरुआत होता है वैदिक काल से लिखित स्रोत की, शुरुआत यहीं से होती है कांस्य युगीन सभ्यता से ही, मतलब हड़प्पा सभ्यता से। लेकिन इस काल के जो लिखित स्रोत हम लोगों को मिले हैं उसे हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं। लिखित स्रोत कहने का मतलब ये हुआ, हम लोग पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं कि जैसे हम लोग अशोक के बारे में जो जानते हैं, क्योंकि अशोक के बारे में हमारे पास बहुत सारे अभिलेख मिले हैं, अशोक के लगभग 80,000 अभिलेख मिले हैं अशोक के, और इसी अभिलेख के माध्यम से हम लोग अशोक के बारे में जानते हैं। तो अगर ये अभिलेख नहीं मिलता तो हमें आज अशोक के बारे में जानकारी नहीं होती। क्योंकि ये अभिलेख पर लिखित स्वरूप में हमें अभिलेख मिले हैं, इसलिए इसको लिखित जो है साक्ष्य कहा जाता है। तो जिस काल के लिखित जब मानव लिखना पढ़ना शुरू किया, उस काल से हम लोगों की शुरुआत होती है सभ्यता की। तो इससे पहले के काल को सभ्यता नहीं कहते हैं, यहाँ से हम लोगों की शुरुआत होती है सभ्यता। तो मानव जब से पृथ्वी पर आया तो तब से हम लोगों का ये पहला सभ्यता है हड़प्पा सभ्यता भारत की। इसके बाद हम लोगों का जो है इस काल में जो है पूरी दुनिया में अगर बात किया जाए तो दुनिया में सबसे पहले 4 सभ्यताएं नजर आती है, जिनमें से एक हमारा सिंधु घाटी सभ्यता है। चूंकि मानव जो है पृथ्वी पर पूरे पृथ्वी पर मौजूद थे, हम लोग चूंकि भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं इसलिए हम लोगों को सिर्फ हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ना है। लेकिन हड़प्पा सभ्यता के समकालीन इसी समय में, हड़प्पा सभ्यता का समय कब से कब तक है तो 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक, अर्थात ईसा पूर्व के बारे में हम लोग समझ चुके थे। ईसा मसीह के जन्म को 0 माना गया था। इसके बाद जो है जो भी घटनाएं हुई इसे ईस्वी में कहते हैं, और इससे पहले की जो भी घटनाएं हुई इसे ईसा पूर्व कहते हैं। आज ईस्वी है 2023 ईस्वी, तो 2023 कहने का मतलब ये हुआ कि आज ईसा मसीह के जन्म को 2023 साल पूरा हो चुका है। लेकिन ये सिंधु घाटी सभ्यता जो हम लोग, हड़प्पा सभ्यता जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इसका एज दिया गया है 2600 ईसा पूर्व। इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि ये ईसा के जन्म से 2600 साल पहले की घटना है। अगर आज से हम लोग देखें तो पहले तो 2023 साल हम लोग आगे बढ़ चुके हैं, और यहाँ से 2600 साल पहले अगर आज की अपेक्षा देखा जाए तो इन दोनों को जोड़ दीजिए तो आज की अपेक्षा 4623 वर्ष पहले की घटना है। ये हड़प्पा सभ्यता आज से 4600 साल पहले की बात है। इस समय दुनिया में 4 सभ्यताएं थी जो दुनिया की सबसे प्राचीनतम सभ्यता मानी जाती है। इन चारों सभ्यता में सबसे पहला सभ्यता है मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता। दूसरा मिस्र की सभ्यता। तीसरा है हम लोगों का हड़प्पा सभ्यता। और चौथा है चीन की सभ्यता। ये 4 सभ्यताएं दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता है, सबसे पहले की सभ्यता है। मतलब मानव जो है सभ्य तरीके से समाज में जो रहना, पढ़े लिखे मानव जो है, ये जो सबसे पहले हम लोग देखे वो ये चारों सभ्यता के हैं। इन चारों में भी सबसे पुराना है मेसोपोटामिया की सभ्यता, जो आज के ईरान का जो क्षेत्र है। आज के ईरान कहने का मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पर मैप बनाए हुए हैं, ये भारत है, ये जो क्षेत्र आपको दिख रहा है ये पाकिस्तान है, ये अफगानिस्तान, और ये अरब सागर है, और ईरान जो है ये वाला क्षेत्र ईरान है, ये ईरान है। तो इस क्षेत्र में मेसोपोटामिया की सभ्यता थी जो दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता है। और इसके थोड़े ही बाद हम लोगों का मिस्र की सभ्यता जो इससे थोड़ी इधर है, जिसे आप लोग पिरामिड का नाम सुने होंगे। जो पिरामिड दुनिया की जो 8 अजूबों में से एक वो भी है, वो मिस्र में ही है। मिस्र को इजिप्ट भी कहते हैं। तो इजिप्ट या मिस्र एक ही बात है। इसके बाद चीन जो है हम लोगों का पड़ोसी देश, यहाँ पर चीन है। तो ये चीन की सभ्यता भी दुनिया की सबसे प्राचीनतम सभ्यता है। इन चारों में सबसे पुराना हो गया मेसोपोटामिया की सभ्यता, लेकिन चारों समकालीन भी थी। सबसे पहले इनका विकास हुआ, फिर जो है इन तीनों का विकास हुआ। लेकिन कोई विकास हुआ तो कोई 1-2 दिन के बाद तो है नहीं कि आज विकास हुआ कल खत्म हो जाएगा। जो भी सभ्यताएं आई 1500 साल सब चली। जैसे हमारी सिंधु घाटी सभ्यता 2600 से 1900 ईसा पूर्व, लगभग 700 साल हमारी सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता चली। तो 700 साल में कुछ साल के लिए इन सब के समकालीन भी रही थी। तो
अब हम लोग शुरुआत करते हैं। सभ्यता के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है इनके कुछ और नाम भी है, जैसे हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। तो अन्य नाम देख लीजिए क्या क्या सिंधु घाटी सभ्यता के और क्या क्या नाम है। तो सबसे पहले तो हड़प्पा सभ्यता, जो कि ऊपर लिखा गया है। दूसरा है सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। तीसरा जो है ये है आदि प्रागैतिहासिक काल। चौथा है कांस्ययुगीन सभ्यता। और पांचवा है नेलुहा। ये 5 नाम से सिंधु घाटी सभ्यता को या हड़प्पा सभ्यता को हम लोग जानते हैं। पांचों कहने का मतलब एक ही है। अब हड़प्पा सभ्यता का नाम, ये जो है हड़प्पा सभ्यता ही इसका नाम क्यों पड़ा, तो इन जो है भारत में इस जितने भी पूरे जो क्षेत्र है, आज जिनके बारे में हम लोगों को पढ़ना है कि हड़प्पा सभ्यता कितने क्षेत्र में बसी हुई थी, तो पूरे क्षेत्र में सबसे पहले खोज जो है हड़प्पा का हुआ। दरअसल हुआ ये कि 19वीं शताब्दी में जो है रेलवे लाइन बन रहा था, सॉरी 20वीं शताब्दी में जब रेलवे लाइन पाकिस्तान पंजाब में बन रहा था, यहाँ इस क्षेत्र में जो बन रहा था पंजाब वाला क्षेत्र में, तो उस समय में जो है भारत पाकिस्तान तो बहुत बाद में विभाजित हुआ, 1947 की बात है। इससे पहले ही जब रेल लाइन इस क्षेत्र में बन रहा था ब्रिटिश शासन के दौरान, तो यहाँ पर रेल लाइन बनने के दौरान खुदा की काम चल रही थी, और कुछ खुदा के दौरान जो है यहाँ पर बहुत सारे जमीन के अंदर जो है ईंटें सब मिल रहे थे। तो उन लोगों को जो काम करने वाले थे यहाँ के लोग, उनको तो ये नहीं पता था कि ये हमारी इतनी प्राचीन सभ्यता है, उनको तो ये पता नहीं था। तो इस कारण से ये बहुत सारे ईंटें जो है हड़प्पा सभ्यता के बहुत सारे ईंटें जो है इस रेलवे लाइन में जो है पटरी के नीचे बिछा दी गई। लगभग ये जितने ईंटें यहाँ से निकाले गए थे ये सारे हड़प्पा के थे। हम लोग जानेंगे बहुत सारे जगह है, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, बहुत सारे क्षेत्र हैं, सबके बारे में जानेंगे। तो इन सारे क्षेत्र में सबसे पहले जो पंजाब के क्षेत्र में हड़प्पा पड़ता है, जो आज के पाकिस्तान में है, यहाँ पर इस क्षेत्र में रेलवे लाइन के दौरान हड़प्पा की अधिकांश इमारत की ईंटें लेकर के ये लोग मतलब रेलवे लाइन में बिछा दिए। इस वजह से हड़प्पा के बहुत सारे अवशेष खत्म हो चुके थे। तो 20वीं शताब्दी में सबसे पहले रेल लाइन बनने के दौरान हड़प्पा की खोज हुई, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। दूसरा बात कि सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं, तो यहाँ पर ये जो चीन है, चीन में यहाँ पर है तिब्बत, और इस तिब्बत से एक नदी निकलती है जिसे हम लोग कहते हैं सिंधु नदी। सिंधु नदी यहाँ से निकलते हुए इस क्षेत्र से होते हुए ये अरब सागर में आकर के गिर जाती है, पाकिस्तान से होते हुए, भारत पाकिस्तान से होते हुए अरब सागर में गिरती है। और इनके सहायक नदी यहाँ पर 5 है, जिनको अगले मैप में हम लोग देखेंगे। तो इसी कारण ये जो पूरा क्षेत्र है सिंधु घाटी के नदी के किनारे बसे होने के कारण इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। फिर अगला है आदि प्रागैतिहासिक काल। तो हम लोग जाने कि सिंधु घाटी सभ्यता पहली ऐसा सभ्यता थी जहां से हमें पढ़े लिखे मतलब लिखित साक्ष्य मिले हैं, लेकिन लिखित साक्ष्य तो मिले हैं, उनको हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं। जिन काल के लिखित साक्ष्य हमें नहीं मिले हैं उन्हें हम लोग कहते हैं प्रागैतिहासिक काल। जैसे में आ गया पाषाण काल, ताम्रपाषाण काल, तो ये सारे हमारे जो है प्रागैतिहासिक काल में आते हैं। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के लिखित साक्ष्य मिले लेकिन उनको पढ़ नहीं पाए, इस वजह से इसको आदि प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। और जिस काल के हमें अवशेष मिले हैं लिखित में और उनको हम लोग पढ़ भी पाए हैं, उनको हम लोग ऐतिहासिक काल कहते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता को आदि प्रागैतिहासिक काल, इनके लिखित स्रोत को पढ़ नहीं पाने के कारण हम लोग कहते हैं। फिर अगला आता है कांस्ययुगीन सभ्यता। तो पहले पाषाण काल था, फिर आया पाषाण मतलब पत्थर का उपयोग हम लोग करते थे किसी भी औजार के रूप में, और ताम्रपाषाण काल में तांबा प्लस पत्थर का उपयोग करते थे। और इसके बाद जो है ताम्रपाषाण काल के जस्ट बाद आता है हमारा हड़प्पा सभ्यता। तो तांबा में हम लोग सीसा को मिक्स करके बनाए कांसा, और ये कांसा एक मिश्र धातु है जो तांबा और सीसा से बनता है, जो कि इन दोनों की अपेक्षा ज्यादा मजबूत होता है। तो इस वजह से इस काल में जितने जो है उपकरण थे वो लगभग कांसा के मिले, इसलिए इसको कांस्ययुगीन सभ्यता कहते हैं। जैसे आज की बात किया जाए तो आज कैसी सभ्यता है, तो आज की सभ्यता लौह युगीन सभ्यता है।
कहने का मतलब ये हुआ कि अपने आसपास आप नज़र दौड़ाइए, ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो आपको लोहा की बनी हुई मिलेगी। जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, आप मशीन देख लीजिए, बड़े बड़े रोड बनने में जितने सारे मशीन लगे हैं सारे के सारे लोहे के बने हुए हैं। और जो नहीं भी है, जैसे छोटी छोटी वस्तु, अभी वर्तमान समय में बात करें तो हमारे हाथ में मार्कर है, ये मार्कर लोहा का नहीं बना हुआ है, प्लास्टिक का बना हुआ है, लेकिन ये जिस मशीन में बना होगा ये लोहा का ही बना होगा। इस तरह आप किसी भी चीज को देख लीजिए, वो जाकर के एक समय में अंत में लोहा पर ही इसका बात खत्म होगा। मतलब हर चीज का आधार क्या है, बनने का आधार लोहा ही है। इसलिए हम लोग लौह युगीन सभ्यता में हैं। उस समय में ये कांस्य युगीन सभ्यता थी, हमारा हड़प्पा सभ्यता। फिर अगला है मेलुहा, जिस पर हम लोग व्यापार वाणिज्य जब इसका पढ़ेंगे तो मेलुहा पर हम लोग चर्चा करेंगे। मेसोपोटामिया के जो अभिलेख मिले हैं उस पर इनका नाम मेलुहा प्रयोग किया गया है। तो हम लोग नाम जान लिए कि सिंधु घाटी के नाम क्या क्या हैं। अब इनके जगह के नाम भी, हमको किन किन क्षेत्रों के बारे में पढ़ना है इस चैप्टर में, उनको जान लेते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, ये जो है भारत और पाकिस्तान में मेनली ये दो क्षेत्र में बसे हुए हैं। जो मैप हम नहीं बनाए हैं, क्योंकि भारत में 28 स्टेट है, लेकिन इनमें जो है जिसका उपयोग हमारे पास है सिर्फ हम उसी राज्य के नाम लिखे हैं। तो भारत और पाकिस्तान में जो है ये मुख्यतः थी। अफगानिस्तान में एक क्षेत्र मिले है, और भी मतलब जो इम्पोर्टेंट क्षेत्र हम लोगों को इस चैप्टर में लगभग 400 के आसपास हड़प्पा सभ्यता की खुदाई हुई है। 400 के नाम जानने हमें जरूरी नहीं है, जो इस चैप्टर में हमें जरूरी जानने हैं, जो महत्वपूर्ण है हड़प्पा सभ्यता के लिए, उनको हम लोग इस चैप्टर में अभी चर्चा करेंगे। तो जो महत्वपूर्ण क्षेत्र है वो लगभग इस क्षेत्र में, जो आपको लाल कलर में आपको दिख रहा है जितने नाम, उस क्षेत्र में बसे हुए थे। अब आते हैं कि कौन कौन से मतलब भारत और पाकिस्तान में बसे हुए थे। तो जान लेते हैं कि भारत और पाकिस्तान में कौन कौन से थे। तो एक साइड जो पहले पाकिस्तान का देख लेते हैं, फिर भारत का देख लेते हैं। पाकिस्तान, भारत। देखिए, पाकिस्तान में जैसे भारत में 28 राज्य हैं, उसी तरह पाकिस्तान में 4 राज्य है। सबसे ऊपर इस साइड देखिएगा, भारत के साइड से तो पंजाब, क्योंकि हमारा पंजाब भी यहाँ पर है, ये भारत का पंजाब है और ये पाकिस्तान का पंजाब है। फिर इसके नीचे आइएगा तो सिंध, इसके बगल में बलूचिस्तान, और ये जो है इसको कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा, लेकिन इसको नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर अर्थात उत्तर पश्चिमी सीमांत भी कहते हैं। उत्तर पश्चिमी सीमांत, इसके दो नाम है, खैबर पख्तूनख्वा या फिर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, हिंदी में उत्तर पश्चिम सीमांत प्रदेश। तो इसी तरह इन तीन में, पाकिस्तान के 3 प्रांत पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में जो है ये हमें सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष मिले हैं। तो पाकिस्तान के पंजाब में सबसे पहले हम लोग ऊपर से शुरू करते हैं। पंजाब, तो पंजाब में हमें एक क्षेत्र मिले हैं जो महत्वपूर्ण है, जो है हड़प्पा, जिनके नाम पर ये मिले हैं। हम लोग अभी चर्चा की कि रेल लाइन जो है बनने के दौरान हड़प्पा से बहुत सारी ईंटें जो है, जो अब इमारत बनी हुई थी, वो उठा करके जो है रेल लाइन में बिछा दिया गया। इसके बाद दूसरा है सिंध। सिंध में जो है 3 प्रमुख क्षेत्र हैं जिनके बारे में हम लोगों को चर्चा करना है। तो सिंध में है सबसे इंपोर्टेंट मोहनजोदड़ो, दूसरा है चन्हुद्रो, और तीसरा कोटदीजी। ये 3 क्षेत्र जो है पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र का इंपोर्टेंट है। और लास्ट एक हम लोगों को बलूचिस्तान में देखना है। तो बलूचिस्तान में एक ही क्षेत्र है, और वो चूंकि सीमा पर सबसे लास्ट में बसा हुआ है, सूतका गेंडोर। ये पाकिस्तान के प्रमुख क्षेत्र हैं सिंधु घाटी सभ्यता के। अब भारत की बात किया जाए तो हम लोग ऊपर से शुरू करते हैं। ये लद्दाख और जम्मू कश्मीर है। तो लद्दाख से तो नहीं मिले हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर से एक क्षेत्र है जिन्हें हम लोगों को पढ़ना है। तो जम्मू कश्मीर में, जम्मू और कश्मीर में जो एक क्षेत्र है उसका नाम है मांडा। जम्मू कश्मीर के नीचे आएंगे तो हिमाचल प्रदेश से भी हमें कोई नहीं मिले हैं, कोई क्षेत्र पंजाब में मिले हैं। पंजाब में जो क्षेत्र है उसका नाम है रोपर। पंजाब से नीचे आएंगे तो हरियाणा। हरियाणा में हमें 2 क्षेत्रों के बारे में पढ़ने हैं। हरियाणा के 2 क्षेत्र है, बनावली और राखीगढ़ी। इसके हरियाणा के नीचे आएंगे तो है राजस्थान।
राजस्थान में एक महत्वपूर्ण क्षेत्र कालीबंगा। राजस्थान के नीचे आएंगे तो गुजरात। गुजरात में सबसे महत्वपूर्ण है लोथल, फिर धौलावीरा। धौलावीरा के बाद जो है रंगपुर, सुरकोटदा और नागेश्वर। एक क्षेत्र है, सिर्फ नाम जान लीजिए, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में दे देता है कि कौन से क्षेत्र जो है सिंधु घाटी के नहीं है, तो वहां पर इनका उपयोग हो जाता है देसलपुर, जो कि सिंधु घाटी का क्षेत्र है जो गुजरात से मिले हैं। गुजरात के बाद हम आएंगे तो महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में एक क्षेत्र है जिसका नाम है दैमाबाद। और लास्ट में है यूपी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का जो एक क्षेत्र मिले हैं वो है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर। तो ये सारे क्षेत्र जो हैं हमें सिंधु घाटी सभ्यता में पढ़ने हैं। अब इनमें एक क्वेश्चन ये भी पूछ देता है कि सबसे इनके उत्तर में कौन स्थित है, सबसे दक्षिण में कौन स्थित है। जब हम किताब की बात करते हैं तो किताब में या कॉपी में दिशा हमेशा फिक्स होती है। ऊपर की दिशा को उत्तर माना जाता है, नीचे की दिशा को दक्षिण माना जाता है। इस हिसाब से अगर चलिएगा तो ये उत्तर, तो नीचे की दिशा हो जाएगी दक्षिण, और ये हो जाएगा पूर्व, और ये पश्चिम। ऐसा नहीं है कि आप किताब लेकर के बैठे और घूम गए तो किताब की दिशा भी बदल जाएगी, ये बिल्कुल नहीं है। आप किसी भी दिशा में बैठे हैं, किताब की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा फिक्स होता है। कोई भी नक्शा होता है, नक्शा अगर समझते हैं तो नक्शा के ऊपर का भाग हमेशा उत्तर माना जाता है और नीचे का भाग दक्षिण, यही सोच करके नक्शा बना रहता है। तो अगर सबसे उत्तर की बात किया जाए तो सबसे उत्तर में जम्मू कश्मीर का जो क्षेत्र अभी हम लोग पढ़े, जम्मू कश्मीर में पड़ता है मांडा, जो कि आप देख सकते हैं कि ऊपर में, सबसे ऊपर में है, देखिए पंजाब में मिला है हड़प्पा जो कि यहाँ पर है, और जम्मू कश्मीर में जो है मिला वो है मांडा, जो कि उत्तर में सबसे ऊपर में है। तो जम्मू कश्मीर का जो मांडा है ये सबसे उत्तरी क्षेत्र हो गया सिंधु सभ्यता का। इसके बाद सबसे दक्षिण में आएंगे तो आपको यहाँ महाराष्ट्र दिखेगा, क्योंकि पाकिस्तान तो यहीं खत्म हो जाता है और इसके नीचे अरब सागर शुरू हो जाता है। यहाँ लिखा भी है ये अरब सागर है। इस साइड जो है बंगाल की खाड़ी है, इस साइड अरब सागर, ये सभी हिंद महासागर का हिस्सा है। भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है। तो दक्षिण में महाराष्ट्र का जो क्षेत्र है उसका नाम है दैमाबाद, ठीक है। और अगर पूर्व की बात किया जाए तो पूर्व में सबसे पूर्व है यूपी का जो क्षेत्र मिला है आलमगीरपुर, ये सबसे पूर्वी क्षेत्र है। पूर्व में आलमगीरपुर, ठीक है। और सबसे पश्चिम की बात किया जाए तो यहां आ जाइए आप, बलूचिस्तान। अफगानिस्तान में जो सोरतुग है, अफगानिस्तान में एक ही क्षेत्र मिला है, यहां हम लिख लेते हैं। अफगानिस्तान की जो क्षेत्र है वो है सोरतुग है, जिनके बारे में हमें पढ़ना है। सोरतुग, ठीक है। तो अफगानिस्तान का सोरतुग है, बलूचिस्तान से फिर भी इधर पड़ जाता है। बलूचिस्तान का जो प्रांत है सुतका गेंदोर, ये सबसे जो है पश्चिमी प्रांत है इसका सिंधु सभ्यता का। तो पश्चिमी में हो गया सुतका गेंदोर, ये सबसे पश्चिमी प्रांत है सिंधु सभ्यता का। तो हम लोग उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम देख लिए। अब एक बात यह है कि सिंधु सभ्यता का जो क्षेत्रफल है, जैसे भारत का क्षेत्रफल अभी 32 लाख वर्ग किलोमीटर है, उसी तरह सिंधु सभ्यता का जो क्षेत्रफल है वो 13 लाख वर्ग किलोमीटर, क्षेत्रफल 13 लाख वर्ग किलोमीटर, या फिर इसको किलोमीटर स्क्वायर भी कह सकते हैं, 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर, ये इसका क्षेत्रफल है सिंधु सभ्यता का, ठीक है। और बात रहा लास्ट बात ये जो है कि सिंधु घाटी सभ्यता की आकृति कैसी है। अगर भारत की आकृति की बात किया जाए तो ये तो किसी आकृति की नहीं लग रही है, लेकिन इसको अगर सीधा सीधी अगर देखा जाए तो ये कुछ समानांतर चतुर्भुज जैसा लग रहा है, तो समानांतर चतुर्भुज। लेकिन सिंधु घाटी का जो क्षेत्रफल है वो पूरा क्षेत्र जो है एक त्रिभुजाकार आकृति में दिखती है। कैसा? त्रिभुजाकार।
आकृति। इसकी जो आकृति है ये त्रिभुजाकार है। तो इंट्रोडक्शन हम लोग पूरा देख लिए कि सिंधु घाटी क्षेत्र के जितने क्षेत्र हम लोगों को पढ़ना है, जो जगह हमें मिले हैं वो कहाँ है, आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए जो है पूरा क्लियर हम यहाँ पर बता दिए कि कौन से क्षेत्र कहाँ पर पड़ता है सिंधु घाटी में, इतने क्षेत्र हम लोगों को पढ़ना है। अब बात आती है कि सिंधु घाटी सभ्यता का, अब सभ्यता के बारे में इतिहास में हम लोगों को हर चीजों को, मतलब मानव सभ्यता के हर एस्पेक्ट को पढ़ना पड़ता है। कहने का मतलब सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, कि आदमी जो है कैसे जीवन यापन अपना करते थे, जीवन चलाने के लिए कैसा जो है उपयोग, और उसका जो है व्यवहार कैसा था, उस समय लोग खाने पीने के लिए कैसे मतलब अपना कौन सी प्रौद्योगिकियां का उपयोग करते थे, क्या क्या उपयोग करते थे, कैसे खाते पीते थे, मतलब शिकार करके खाते थे या फिर जो है कृषि करके खाते थे, क्या उपाय थे खाने पीने के, ये सारी बातें अब हम लोग जानते हैं। तो सबसे बेसिक चीज जो हम लोगों को जानना है सबसे पहले, तो रोटी कपड़ा मकान से हम लोग शुरुआत करते हैं कि किसी भी सभ्यता को जानने के लिए जो है इतिहास में रोटी कपड़ा मकान, इससे शुरुआत करते हैं, बात आसानी रहेगी। तो सबसे पहले हम लोग खाना की बात कर लेते हैं कि यहाँ के जो व्यक्ति थे वो क्या सब खाते थे और कैसे मतलब इन खाना का जो है उपलब्ध कैसे करते थे, इस खाना को उपलब्ध करने के लिए क्या क्या करते थे। तो खाना में हमें मिले हैं गेहूं, जौ, मटर, दाल, सफेद चना, तिल और सरसों। ये जो है बहुतायत में मिले हैं। आप लोगों को लग रहा होगा कि चावल छूट गया, लेकिन ऐसा नहीं है, चावल छूटा नहीं है। चावल के अवशेष इस क्षेत्र में हमें कम मिले हैं। सिंधु घाटी इतने बड़े क्षेत्र में बसा हुआ है, लेकिन इन क्षेत्र में जो है चावल कम मिले हैं। आज भी जब आप इस क्षेत्र में जाइएगा, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब जाइएगा, तो यहाँ का मुख्य भाग मतलब भोजन जो है रोटी ही है। आदमी रोटी खाना ज्यादा पसंद करता है। लेकिन हम लोगों का यूपी के बगल में हम लोगों का बिहार यहाँ पर है, यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल, ये तीनों का प्रमुख भोजन चावल है। ठीक है, तो ये देख लीजिए सभ्यता का असर आज से नहीं है, सिंधु घाटी सभ्यता काल से, इसी काल से यहाँ के आदमी का जो मुख्य भोजन का पसंद है वो चावल ना होकर रोटी रहा है। देखिए इसका हर चीज जो है परिस्थिति पर डिपेंड करती है। अब यहाँ के आदमी के खाने का जो है तरीका ऐसा क्यों, हम लोगों का चावल ज्यादा क्यों खा रहे हैं, ये लोग जो है रोटी क्यों ज्यादा खा रहा है, ये भी बात सोचने वाली है। अगर आप गौर से सोचिए तो इसका उत्तर पता चल जाएगा अपने आप। देखिए इस क्षेत्र में बारिश कम होती है और गेहूं को जो है कम बारिश की आवश्यकता होती है, वो जाड़ा महीना में होता है और बारिश कम भी हो तो गेहूं जो है उपज जाता है। लेकिन धान जो है, चावल जो हम लोग खाते हैं, चावल के लिए वर्षा ऋतु में ही चावल उगाया जाता है और इसके लिए पानी बहुत अधिक मात्रा में चाहिए। तो हम लोगों का जो यूपी बिहार है, एक तो यहाँ गंगा नदी है, बारिश बहुत ज्यादा, मतलब बारिश भी बहुत ज्यादा होता है हम लोगों को, समय समय पर वर्षा ऋतु में इतना बारिश हो जाता है कि अनाज जो है पर्याप्त मात्रा में चावल उपज जाता है। तो हम लोगों को चावल उपज जाता है, यहाँ के क्षेत्र में चावल कम उपज पाता है। आज अब प्रौद्योगिकी विकसित हो गई, टेक्नोलॉजी इतना सारा आ गया, तो बहुत सारे उपाय हो गए कि लोगों को अगर नहीं भी मतलब वर्षा नहीं भी हो रहा है तो आज बहुत सारे उपाय है जिससे आदमी जो है पानी का व्यवस्था कर लेता है। लेकिन उस काल में इतनी ज्यादा मतलब टेक्नोलॉजी थी नहीं, तो इसलिए जो है इस समय में, उस समय से ही लोगों का आदत रहा है कि उस समय चावल इधर कम खाया जाता है, जबकि हम लोगों को चावल अधिक खाया जाता है। तो चावल लेकिन ऐसा नहीं है नहीं मिले, मिले हैं कम मात्रा में, ये सब बहुतायत में मिले हैं। इसके बाद जो है मांस भी मिले हैं जानवरों के और मछली के भी मतलब अवशेष मिले हैं कि लोग खाते थे, ये इस बात के सबूत मिले हैं। तो देखिए मांस मछली तो शिकार करके ही खाया जा सकता है। और सिंधु घाटी सभ्यता, एक आश्चर्य की बात यह है कि ये एक नगरीय सभ्यता थी। उस समय नगरीय कहने का मतलब शहरी सभ्यता थी। पूरे जो क्षेत्र थे, ज्यादातर जितने क्षेत्र अभी हम लोग पढ़े वो सारे के सारे शहर थे, एक तरह के शहरीकरण सभ्यता थी। आज जो है, आज भी आप देख लीजिए भारत का जो है 70% जनता गांव में ही निवास करती है, 30% जनता जो है शहर में निवास करती है। तो इसको शहरी सभ्यता तो नहीं कह सकते, ये ग्रामीण सभ्यता ही है। लेकिन उस काल में ये पूरी सभ्यता शहरी सभ्यता थी। इतनी जो भारत की, ये दुनिया की सबसे पहली नगरीय सभ्यता है। हम लोग 4 सभ्यता पढ़े, उन चारों सभ्यता में ये नगरीय सभ्यता, ये पहली सभ्यता है दुनिया की जो नगरीय सभ्यता थी। तो
ये लोग इसका तो मान करके चलिए शिकार करके खाते होंगे। अब बात रहा कि ये सब कहाँ से व्यवस्था करते थे, इनके लिए तो कृषि करना जरूरी है। तो कृषि कैसे किया जाता था, अब हम लोग इसकी बात कर लेते हैं। कृषि कृषि करने के लिए, खेती बाड़ी करने के लिए सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट काम है वो है खेत जोतना। सबसे पहले तो आप खेत जोतिए, उसके बाद दूसरा काम, खेत जोतने के बाद सिंचाई जो है इम्पोर्टेंट काम है। सिंचाई के बाद अगला जो चरण है वो आता है बुआई का, कि फसल बोइए। फिर अगला चरण आता है काटने का। इस बीच में रखरखाव का काम होता है, उर्वरक और डालना पड़ता है। लेकिन उस काल में उर्वरक सब था नहीं, जमीन ही उर्वर थी, उर्वरक का उपयोग होता नहीं था। कर्तन एवं दहन कृषि जो हम लोग भूगोल में पढ़ेंगे, उससे क्या करता था, आदमी सब अनाज उपजाने के बाद जो है जो बच जाता था उसको यहीं पर आग लगा देते थे। और आग लगाने के बाद जो है जो राख जमीन में मिल जाती थी और 1-2 साल के लिए खेत को छोड़ देते थे, तो इससे होती थी क्या कि खेत की उर्वरता फिर से बढ़ जाती थी। तो लेकिन प्रौद्योगिकी उस समय में उर्वरक का उपयोग नहीं होता था, आज उर्वरक का प्रयोग होने लगा है। तो बीच में जो है खाली देखभाल करना पड़ता था कि हाँ ठीक है। काटने के बाद जो है आप कृषि का काम जो है लगभग खत्म हो जाता है। फिर आदमी धान उपज गया तो उससे चावल बना लेते हैं, या गेहूं उपज गया तो फिर आटा बन जाता है। तो इतना जो है इम्पोर्टेंट काम है। अब सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं खेत जोतने से। तो क्या ये लोग खेत जोतने के लिए किस प्रकार के उपकरण का उपयोग करते थे? आज तो ट्रैक्टर है, आज हम लोग ट्रैक्टर से खेत जोत लेते हैं। ट्रैक्टर, इससे कुछ दिन पहले की बात किया जाए तो हल रखते थे, किसान सब हल बैल से जोतते थे। आज भी बहुत जगह हल बैल से भी जोते जाते हैं, लेकिन ज्यादातर अब ट्रैक्टर का ही उपयोग किया जाता है। लेकिन उस समय में जो है खेत जोतने के लिए हमारे पास 2-3 साक्ष्य मिले हैं। पहला साक्ष्य जो मिला है वो मिला है हरियाणा के बनावली से। अगर हरियाणा के बनावली की बात किया जाए तो यहाँ से जो है मिट्टी के खिलौने मिले हैं, मिट्टी के हल के खिलौने, हल के खिलौने, मिट्टी के हल के खिलौने कहां से मिले हैं? बनावली से। तो ये साबित करता है कि हल का उपयोग तो होता था। सिर्फ एक ही जगह से नहीं, देखिए भारत का जो ये जो भाग है राजस्थान, आप लोग जानते होंगे कि राजस्थान में जो ये वाला भाग पूरा का पूरा थार रेगिस्तान है, रेगिस्तान। और इस साइड जो भारत से सटा हुआ पाकिस्तान का जो रेगिस्तान है, इस क्षेत्र को कहा जाता है चोलिस्तान। चोलिस्तान, थार रेगिस्तान का सटा हुआ पाकिस्तान का भाग ये कहलाता है चोलिस्तान। तो चोलिस्तान से भी बहुत सारे जगह मिले हैं जहां से मिट्टी के हल के खिलौने मिले हैं। तो ये बात तो साबित होता है कि हल का प्रयोग होता था। लेकिन खेत कैसे जोता जाता था? तो एक प्रमाण और मिले हैं कालीबंगा से। कालीबंगा राजस्थान में पड़ता है, यही राजस्थान का जो ये क्षेत्र है राजस्थान में। तो कालीबंगा से मिले हैं जुते हुए खेत का प्रमाण। तो ये बात तो अब साबित हो गया कि खेत जोते जाते थे। लेकिन कालीबंगा से जो जोते हुए खेत का प्रमाण मिला है वो कुछ इस तरह से, मान करके चलिए कालीबंगा है, ये खेत है, सॉरी ये खेत है। तो देखिए खेत में इस तरह से जोता जाता है कि यहाँ से ट्रैक्टर गया, यहाँ फिर वापिस इधर की ओर आएगा, फिर वापिस इधर की ओर जाएगा, फिर वापिस, इस तरह से एक डायरेक्शन में खेत जोता जाता है। या तो ऐसे जोता जाएगा या फिर ऐसे जोता जाएगा, ठीक है। यही खेत जोतने का तरीका होता है। हर जगह खेत जोते हुए ऐसे ही देखिएगा। लेकिन कालीबंगा से जो जोते हुए खेत का प्रमाण मिला है ये इस तरह से नहीं है। ये आधा खेत एक डायरेक्शन में है और आधा खेत दूसरी डायरेक्शन में। कहने का मतलब आधा खेत कुछ इस तरह से और जो आधा खेत है वो इस डायरेक्शन में जोता हुआ है। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एक ही समय में 2 प्रकार के अनाज उपजाए जाते थे। मतलब आधा खेत में कोई और अनाज और आधा खेत में कोई और अनाज। तो जोतने का साक्ष्य तो मिला, साथ साथ एक साथ 2 फसल उपजाने का भी प्रमाण मिला है कालीबंगा से। तो खेत जोतने का बात हो गया। अब हम लोग बात करते हैं सिंचाई की। तो सिंचाई में सबसे जो प्रमुख बात है कि एक तो वर्षा है, दूसरा बात है कि वर्षा अगर नहीं हुआ तो क्या होगा। तो दूसरा एक उपाय है कि आप नदी नाला अगर होता है तो आदमी नहर निकाल करके उस तरह से जो है पानी का व्यवस्था करता है। उस समय में आज तो की तरह बोरिंग तो था नहीं कि बोरिंग से जो है खेत पटा लेगा। लेकिन
आज के उस समय में कैसे सिंचाई होती थी, तो देखिए ये जो पूरा क्षेत्र है, अभी बताए हम लोग कि इस समय में यहाँ पर रोटी ज्यादा क्यों खाया जाता है, क्योंकि ये सूखा इलाका है, यहाँ बारिश कम होती है, और बारिश जिस क्षेत्र में कम होती है उसको हम लोग कहते हैं अर्ध शुष्क क्षेत्र। ये पूरा जो सिंधु सभ्यता है ये अर्ध शुष्क क्षेत्र है। अर्ध शुष्क क्षेत्र मतलब आधा सूखा हुआ, अर्ध मतलब आधा, शुष्क मतलब सूखा हुआ, अर्ध शुष्क क्षेत्र है जहां बारिश बिल्कुल ना हो, जैसे थार रेगिस्तान, भारत का जो राजस्थान में थार रेगिस्तान है इसमें बारिश बिल्कुल नहीं होता है, तो इसको कहते हैं शुष्क क्षेत्र मतलब सूखा हुआ क्षेत्र। तो लेकिन ठीक है, आधा सूखा मतलब अर्ध शुष्क क्षेत्र तो है। तो यहाँ पर पानी का व्यवस्था कैसे होता था, तो पूरे जितने यहाँ पर नगर मिले हैं, सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, तो जितने भी शहर थे सबको किले बंद किया गया था, मतलब पूरे शहर को ऐसे दीवार से घेर दिया गया था। तो ये दीवार से घेरने का मतलब होता है कि इस क्षेत्र में बाढ़ आती थी और बाढ़ से राहत के लिए यहाँ पर किले बंद किया गया था। जैसे कि आज के समय में जो शहर बाढ़ से प्रभावित होता है तो उसके चारों ओर एक रिंग रोड बना दिया जाता है, तो ताकि बाढ़ के पानी जो है शहर के अंदर ना घुसे, इसलिए जो है रिंग रोड बना दिया जाता है। इसी तरह उस समय शहर को किलेबंद कर दिया गया। तो एक तो ये बात हुआ कि चलिए ठीक है बाढ़ आ गया तो मतलब अनाज उपज गया, लेकिन और क्या क्या उपाय थे। तो बाढ़ के आने का दूसरा जो उपाय था वो हमें नहर के अवशेष मिले हैं। नहर के अवशेष कहाँ से, तो सोरतुघई से। सोरतुघई कहाँ पड़ता है, अफगानिस्तान में। ये अफगानिस्तान का क्षेत्र जो है यहाँ से नहर के अवशेष मिले हैं, लेकिन और जगह से नहर के अवशेष नहीं मिले हैं। और दूसरा जो अवशेष मिले हैं वो मिला है विशाल जलाशय। गांव में बड़े बड़े तालाब होते हैं, तालाब का एक जो उपयोग होता है, पुराने जमाने में जो आज की तरह ट्यूबवेल कॉल नहीं था, जो नल होता है चलाने वाला, वो नल नहीं था, तो आदमी कुआं खोदा जाता था, कुआं से पानी निकालता था। लेकिन तालाब का क्या जरूरत था, तो तालाब नहाने का भी काम आ जाता था पुराने समय में। और दूसरा बात है कि पानी से जो है सिंचाई में काम आ जाता है। तो यही विशाल जलाशय जो मिला है ये गुजरात में हुआ है धौलावीरा। धौलावीरा से जो विशाल जलाशय मिला है, तो इतिहासकार मानते हैं ये जो विशाल जलाशय है इसका उपयोग जो है सिंचाई के लिए किया जाता होगा। तो विशाल जलाशय धौलावीरा से। तो पानी का प्रबंध कैसे किया जाता था ये भी हम लोग देख लिए। अब बुआई कटाई तो कोई बड़ी बात है नहीं, आज भी हसिया आता है, एक औजार उपकरण इस तरह से घपोल रहता है, उसमें जो है उससे काटा जाता है। उस समय में भी इस तरह का उपकरण उपयोग किया जाता होगा। और कुछ विशेष उपकरण मिले भी नहीं है, तो इस बात पर चर्चा जो है ठीक है इतिहास नहीं, एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है। अब हम लोग खाना के बाद हम लोग कपड़ा पर शुरुआत करते हैं। रोटी के बाद कपड़ा। तो कपड़ा में जो है देखिए कपास से कपड़ा बनाया जाता है, सूती कपड़ा जो होता है वो कपास से बनता है। और दुनिया में सबसे पहले कपास का जो मतलब उपजाना शुरू हुआ वो सिंधु घाटी सभ्यता में हुआ। दुनिया में सर्वप्रथम कपास उत्पादन हड़प्पा सभ्यता में हुई। तो ये एक हमारे पास प्लस पॉइंट है कि दुनिया का सबसे पहला कपास उत्पादन कहाँ हुई थी, हड़प्पा सभ्यता में। और यहाँ कपास से कपड़ा बनाने के भी बहुत सारे, बुआई कटाई करने के लिए बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं। तो कपास से कपड़ा बनाया जाता था। अब हम लोग आते हैं मकान पर कि शहर जो है घर कैसे बनाए जाते थे, नदी नाला का जो है नाला सब कैसे बनाया गया था। तो मकान कहने का मतलब ये हो गया भवन निर्माण कला। या इसको स्थापत्य कला भी कहते हैं। तो ये कला है। कला कहने का मतलब हुआ कि जो भी चीजें हमारे मन को शांत करे, मन को खुशी दे, ऐसी चीजों को हम लोग कला कहते हैं। दिन भर थके होने के बाद, काम करने के बाद हम लोग शाम में जब घर आते हैं तो सोचते हैं थोड़ा देर गाना सुन लेते हैं। म्यूजिक सुनने से मन जो है हल्का होता है, मन जो है मन को सुखी मिलती है, तो इसलिए म्यूजिक कला है। डांस देख करके मन में खुशी होती है तो डांस एक कला है। इसी तरह भवन, कोई घर को भी देख करके मन में खुशी होता है, जैसे ताजमहल देख लीजिए, दुनिया भर से आदमी जाता है घूमने के लिए, तो ये एक कला है, जो भी चीजें मन को खुशी दे। तो भवन निर्माण भी एक कला है। तो भवन निर्माण में सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि भवन निर्माण कैसे किया जाता था।
तो इससे पहले हम लोग सड़क को देख लेते हैं। देखिए सड़क अगर इस तरह, एक तो पहली बात हम लोग जान ली कि हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। अब पूरे नगर जो है, नगर में एक ही सड़क तो होगा नहीं, बहुत सारे सड़क थे। तो एक सड़क ये मान लीजिए, दूसरा सड़क इतना दूरी पर, फिर इस तरह से सड़क जा रहा है। तो सिर्फ एक ही दिशा में तो था नहीं, दूसरा सड़क जो था ये कुछ इस तरह से इसको काटते हुए जा रहा था। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काट रही है, मतलब 90 डिग्री पर काट रही है। इस पद्धति को हम लोग कहते हैं ग्रिड पद्धति। इस पद्धति को ग्रिड या जाल पद्धति इसको कहते हैं। इस तरह से सड़कें बनी हुई थी। जितने सिंधु घाटी के जितने भी शहर मिले हैं, सारे शहर इसी तरह के मतलब सड़क पर बने हुए थे, इसी तरह सड़क था। इतना ही नहीं, सड़क के साथ साथ नाला, हर सड़क के साथ साथ नाला बना हुआ था। और इस नाले में जगह जगह पर जो है, नाले में जगह जगह पर मेन होल छोड़ा हुआ था। मेन होल मतलब कि ताकि अगर गंदगी फंस जाए कहीं पर तो उसको साफ सुथरा कर सके, इसलिए एक मतलब मेन होल बना करके छोड़ दिया गया था, ताकि उससे अंदर जाया जा सके और साफ सफाई किया जा सके। आज के समय में देख लीजिए कि बहुत सारे शहर ऐसे हैं कि जिसमें सड़क के साथ साथ नाला नहीं बना हुआ है, अर्थात बारिश हुआ, अगर 2-4 घंटा बढ़िया बारिश हो गया तो पूरे शहर में पानी लग जाता है। पानी निकासी की व्यवस्था उतना है ही नहीं। बिहार के तो अधिकांश शहर इसी प्रकार हैं। आप दक्षिण भारत अगर चल जाइए, बेंगलोर चल जाइए, हैदराबाद चल जाइए, तो यहाँ पर कुछ व्यवस्था है इस तरह की, लेकिन अधिकांश शहर मतलब उत्तर भारत के इसी तरह के हैं। बहुत सारे शहर में इस तरह की व्यवस्था नहीं हुई है अभी तक। लेकिन आज से 4600 साल पहले जो हड़प्पा सभ्यता थी, वहां पर इतनी बढ़िया सुविधा थी कि साफ सफाई के लिए नाला इतना बढ़िया बना हुआ था। अब इतना ही नहीं, यहाँ जो घर बना हुआ था एकदम सड़क के किनारे किनारे, इस तरह से मान लीजिए ये किसी और का घर है, ये इस तरह से घर जो है सड़क के चारों ओर घर बना हुआ है। ठीक। दूसरा बात कि प्रत्येक घर को इस तरह से बनाया गया था कि घर का एक दीवार जो है नाला से सटा हो, ताकि घर का पानी नाला में आसानी से जा सके। ठीक। अब इतना ही नहीं था, प्रत्येक घर को जो बनाया गया था उसमें एक सोख्ता बना था कि घर का सारा पानी पहले सोख्ता में गिरता था, और यहाँ पर एक छन्नी लगा हुआ था ताकि ये जो ठोस सब जितना कचरा है वो जो है सिर्फ इसमें पानी, नाला में सिर्फ पानी छोड़ा जाता था, ठोस कचरा यही जमा हो जाता था। आज देख लीजिए आप, नाला अगर देखिएगा, अगर है भी, उतना तो नाला है नहीं, अगर है भी तो नाला में पानी से ज्यादा तो मतलब प्लास्टिक का कचरा सब जो बहुत सारा ज्यादा कचरा ठोस ही रहता है उसमें, इस वजह से नाला अवरुद्ध भी हो जाता है। तो उस समय में देख लीजिए कि इतना बढ़िया सुविधा था कि साफ सफाई का, तो इस तरह से नाला बना हुआ था। नाला के मतलब सड़क के किनारे घर बना हुआ था। अब हम लोग रोड और नाला के बारे में तो समझ गए, अब हम लोग घर के बारे में समझते हैं कि घर कैसा बना हुआ था सिंधु घाटी सभ्यता में या हड़प्पा सभ्यता में। तो अगर घर की बात किया जाए तो घर जो है कुछ इस तरह के बने हुए थे। ये आंगन है, आंगन के चारों ओर कमरे बने थे, आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे इस तरह से। अब जितने भी कमरे आए, ठीक है, एक इनमें से एक कमरा जो है स्नानागार जरूर होता था। सिंधु घाटी सभ्यता के हर घर में, जितने शहर मिले हैं उसके हर घर में एक कमरा स्नानागार जरूर होता था। और जो है हर घर में स्नानागार मिला है। दूसरा एक प्रमुख बात ये थी कि जितने घर बने हुए थे, इसके मेन जो दरवाजे हैं, जैसे हम लोगों का घर का दरवाजा होता है डायरेक्ट सड़क पर खुला होता है, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के जो है घर के दरवाजे मान कर चलिए, आंगन से सीधा इस सड़क किनारे बना हुआ ये सड़क है, तो ऐसा नहीं है कि इसका गेट यहाँ पर जो है सड़क पर खुल रहा है, नहीं। किसी भी सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रत्येक घर था वो कोई भी जो है सड़क पर उसका गेट या खिड़की भी इसकी जो है सड़क पर नहीं होती थी। वो कुछ मान लीजिए इस तरह से कि यहाँ पर इन लोगों ने एक गेट छोड़ दिया और यहाँ पर एक थोड़ा जगह छोड़ा हुआ है, और इस तरह से ये लोग मेन सड़क पर आते थे। यहाँ पर तो गेट बिल्कुल नहीं होता था। अब इसके जो है दो कारण बताए जाते हैं, ठीक है, कि खिड़की या जो गेट है ये सड़क पर क्यों नहीं खुलता था। तो पहला कारण इसका तो बताया जा रहा है कि साफ सफाई।
कहने का मतलब ये हुआ कि सड़क पर गाड़ी सब चलने के कारण, आदमी सब के चलने के कारण धूल कण उड़ता है, और अगर गेट जो है या खिड़की सड़क पर खुलेगी तो ये सारा धूल कण घर में आएगा। तो साफ सफाई वाली बात यहाँ पर पहला रीजन। दूसरा रीजन है कि लोगों की एकांतता, निजता का अधिकार आज हमें भारत का संविधान आर्टिकल 21 में बहुत डिटेल टर्म में देता है। निजता कहने का मतलब ये हुआ कि सड़क पर जा रहा कोई व्यक्ति घर में न देख सके कि कोई आंगन में कौन कौन है, घर में कौन कौन है, या घर में कौन कौन से काम चल रहे हैं। ठीक है, आजकल समाज में तो खास करके लड़के सब तो देखते होंगे किस तरह से होता है। तो ये जो है एकांतता बहुत बड़ा जो है यहाँ पर ध्यान दिया गया था कि आदमी जो है सड़क पर जाता है और कोई भी व्यक्ति आंगन में ना देख सके। ठीक है, लेकिन एक खास बात ये थी कि मान के चलिए यहाँ सड़क है, यहाँ पर ये लोग आ रहा है, तो यहाँ जो है एक कुआं बना दिया जाता था एक कमरे में, ताकि अगर कोई सड़क पर जा रहा है, अगर उनको प्यास लगा हुआ है तो ये यहाँ पर कुआं में पानी पी सकता है। घर का आदमी भी ये कुआं का उपयोग कर सके और बाहर का आदमी भी कुआं का उपयोग कर सके, इसलिए जो है एक कुआं यहाँ पर बना दिया जाता था। लेकिन यहाँ पर एक अपवाद भी है। अपवाद में आता है लोथल। लोथल जो है कहाँ है? गुजरात में। यहाँ पर ये जो क्षेत्र है ये गुजरात का लोथल है। ये देखिए अरब सागर के तट पर है, और आज भी देखिए गुजरात जो है भारत का प्रमुख व्यापारिक केंद्र है। जितने भारत का व्यापार होता है, जो भी सामान विदेश भेजा जाता है, यहाँ से समुद्र के माध्यम से भेजा जाता है। देखिए यातायात के हमारे पास तीन प्रमुख साधन है, या तो हम हवाई जहाज से जाए, या फिर रेल मार्ग से जाए, या फिर पानी से जाए। तो इन तीनों में सबसे सस्ता पड़ता है हवाई, पानी वाला जो जहाज होता है वो, ये सबसे सस्ता पड़ता है। दूसरा बात कि देखिए हवाई जहाज बनाने के लिए या फिर मतलब रेल मार्ग बनाने के लिए बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, जगह छेकता है, लेकिन ये समुद्र में तो ऐसे ही चल जाता है, तो ये सस्ता पड़ता है। थोड़ा टाइम लगता है पर सस्ता पड़ता है। तो आज भी ज़्यादातर व्यापार समुद्र के माध्यम से ही होता है, उस काल में भी ज़्यादातर व्यापार समुद्र के माध्यम से होता था। इसलिए लोथल जो है प्रमुख व्यापारिक केंद्र था सिंधु घाटी सभ्यता का। और यहाँ से लोथल से बंदरगाह मिले हैं, जिसे हम लोग डॉक यार्ड कहते हैं। आपसे पूछता भी है कि डॉक यार्ड कहाँ मिला है? डॉक यार्ड के अवशेष, डॉक यार्ड मतलब बंदरगाह, तो बंदरगाह या डॉक यार्ड के अवशेष हमें लोथल से मिले हैं। और लोथल के घर के जो दरवाजे होते थे वो मेन सड़क पर डायरेक्ट खुलते थे, मेन सड़क पर डायरेक्ट खुलते थे, ताकि कोई सामान, देखिए मान के चलिए यहाँ से सामान आया, और आने के बाद जो है आदमी को सामान घर में रखना है या घर से बाहर निकालना है तो गाड़ी यहाँ लगा दिया और घर में सामान रख दिया, या अगर निकालना है तो घर से निकाल करके गाड़ी में लोड कर दिया। अगर वो गेट यहाँ पर रखते तो इनको इतना घूर करके गाड़ी यहाँ लगाए और इतना दूर घूर करके सामान यहाँ पर लाए, तो इतना लंबा चौड़ा ना घूमे। व्यापारिक केंद्र होने के कारण लोथल में जो है सारे घर के दरवाजे इधर ही खुलते थे। ठीक है, अब अगला बात हम लोग करते हैं कि रोटी कपड़ा मकान सबका बात हो गया। अब एक चीज ये है कि जितने शहर बने थे सिंधु घाटी में, पूरे शहर जो है मान कर चलिए पूरा शहर है, ये पूरा शहर है, ये दो भागों में बटा हुआ था। एक को कहा जाता था निचला शहर, एक को कहा जाता था दुर्ग। ये निचला शहर है और ये दुर्ग है। दुर्ग इसलिए इसको कहा जाता था क्योंकि ये मतलब थोड़ा ऊंचाई पर बसा हुआ था। और कहने का मतलब ये हुआ कि अमीर व्यक्ति जो सब थे, जो इन सब पर प्रभुत्व रखते थे समाज पर, वो दुर्ग में रहते थे। और निचला शहर में जो मजदूर हो गया, श्रमिक, शिल्पकार, ये सब जो है निचले शहर में रहते थे। और इसलिए शहर दो भागों में विभाजित थे। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रत्येक शहर दो भागों में विभाजित थे, एक को दुर्ग कहते थे और दूसरों को निचला शहर कहते थे। सिर्फ इसका भी एक अपवाद है, गुजरात में एक जगह है धौलावीरा। धौलावीरा में नगर तीन भाग में विभाजित थे। धौलावीरा में तीन भाग में विभाजित शहर, बाद बाकी जितने जगह है शहर दो भाग में विभाजित थे, और धौलावीरा में शहर तीन भाग में विभाजित थे। अब हम लोग थोड़ा अंदर जाकर के देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में और कौन कौन से कार्य होते थे और व्यक्ति कैसे अपना जीवन यापन करते थे। तो इनमें एक हम लोग शिल्पकार का जीवन देखते हैं कि शिल्पी जो होता था, जिसको शिल्प उत्पादन, इसमें क्या सब आता है? तो शिल्प उत्पादन में मनके बनाना, बाट बनाना, मुहर,
शंख के वस्तु बनाना, ये सारे शिल्प उत्पादन में आते हैं। आज के समय में अगर लोहार सबका सामान है, लोहार कोई सामान बनाता है, सोनार कोई सामान बनाता है, तो ये सब शिल्पकार कहलाएंगे। उस समय में ये सारे सामान आते थे। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं मनके बनाना से। मनके मतलब माला, हम लोग गर्दन में जो पहनती है आजकल, खास करके लड़की सब पहनती है, गर्दन में जो मोती पहनती है उसी को मनका कहते हैं। उस समय में मनका कहा जाता था। तो नॉर्मल देखिए, आपको किताब में प्रश्न में भी हर जगह मनके ही लिखे मिलेंगे, माला कहीं पर नहीं लिखा रहता है, लेकिन वही माला है। अब मनके जो है उस समय सुंदरता के लिए पहना जाता था, पुरुष भी पहनते थे और महिला भी पहनती थी। लेकिन इस समय में जो है मनके बनाना में किन किन चीजों का प्रयोग किया जाता था, तो एक तो पत्थर का उपयोग किया जाता था, दूसरा धातु का उपयोग किया जाता था, पत्थर, धातु, और हम लोग चर्चा करते हैं पत्थर में किन किन चीजों का, कार्नेलियन पत्थर, लाजबर्द मणि, इसके बाद कार्नेलियन पत्थर, लाजबर्द मणि, जैस्पर, स्फटिक और सेलखड़ी, ये सब पत्थर हैं। इनमें कुछ जो है समुद्री पत्थर है, कुछ जो है पृथ्वी पर मतलब सतह पर, स्थल पर भी मिलते हैं। धातु में अगर बात किया जाए तो धातु में तांबा, सोना, टीन, इस सब का उपयोग जो है धातु में किया जाता था। और इसके अलावा पक्की मिट्टी का भी जो है बनाया जाता था, गरीब लोग जो है वो पहनते थे। उसके बाद फेयंस, देखिए जितना चीज हम लोग लिखे हैं इनमें जो इम्पोर्टेंट मतलब महंगा चीज उस समय जो गिना जाता था, उसमें एक आता है लाजबर्द मणि, कार्नेलियन पत्थर, सोना और फेयंस। ये महंगी चीजों में गिनती आती थी इसकी। और बाद बाकी नॉर्मल लोग भी पहनते थे, लेकिन इतनी चीजों जो है ये महंगी थी। जिनमें अगर सबसे महंगी कहा जाए तो लाजबर्द मणि, जो एक समुद्री पत्थर है, और ये मिलता कहाँ से था, तो सोरतुग है अफगानिस्तान से। इन पर हम लोग चर्चा करेंगे। और फेयंस जो है एक प्रकार के, ये मिलता नहीं था, ये बनाया जाता था। कैसे बनाया जाता था, तो रेत में, रेत की जो मिट्टी होती है, रेत प्लस एक चिपचिपी पदार्थ होता था, चिपचिपा पदार्थ प्लस रंग, ये तीन चीजों को मिला करके जो है एक पदार्थ तैयार किया जाता था, जिसे फेयंस कहते थे। तो ये बहुत महंगी चीजों में उस समय गिनी जाती थी। इन सब चीजों का प्रयोग मनके बनाने में किया जाता था। इनमें जो है एक, जो यहाँ पर हम लोग सेलखड़ी लिखे हैं, सेलखड़ी एक बहुत ही मुलायम पत्थर है। सेलखड़ी मुलायम पत्थर है। देखिए मनके बनाना मतलब माला बनाने के लिए, एक तो बहुत सारा माला मोटा मोटा भी होता है, बहुत छोटा छोटा होता है, पतला पतला, और उसके बीच में जो है छेद किया जाता है ताकि उसमें धागा डाल करके जो है माला बनाया जा सके। सेलखड़ी इतना मुलायम पत्थर था, वो उसमें भी जो सेलखड़ी का एकदम छोटा छोटा टुकड़ा करके उसमें छेद करना एकदम से बुझिए एक असंभव काम है, वो टूट जाता। लेकिन उस समय में कैसे किया जाता था, ये बड़ी आश्चर्य की बात है। उस समय ये प्रौद्योगिकी जो टेक्नोलॉजी थी वो आज भी जो है लगभग नामुमकिन सा लगता है, लेकिन उस समय में भी ये काम होता था। सेलखड़ी जैसे मुलायम पत्थर के मनके, छोटे छोटे मनके बनाए जाते थे। तो अब इन सब काम के लिए जो सबसे प्रसिद्ध जगह था वो था जो ये जो सिंध प्रांत का हम लोग चर्चा के, पाकिस्तान सिंध प्रांत का चनहुद्रो में ये सब बहुत अधिक मात्रा में बनाए जाते थे। मतलब शिल्प उत्पादन के लिए सबसे प्रमुख केंद्र अगर कहा जाए तो वो चनहुद्रो था। पाकिस्तान का जो सिंध वाला प्रांत है वहां पर चनहुद्रो में, यहाँ मनके बनाने के बहुत सारे मतलब फैक्ट्री मिली है, कारखाना मिला है। इतना ही नहीं, चनहुद्रो से लिपस्टिक भी मिला है, काजल भी मिला है, एनाकंगी भी मिला है। तो ये सारी चीजें चनहुद्रो से मिला है। बाद बाकी और लिपस्टिक तो और जगह से नहीं मिला है, यहाँ से मिला है। तो प्रसाधन के सामान पूछेगा आपसे, प्रसाधन के सामान कहाँ मिलते थे, तो वो चनहुद्रो से मिले हैं। तो हम लोग ये समझ लिए कि मनके कैसे बनाए जाते थे। अच्छा, बनाए कैसे जाते थे, तो ये जो है मान कर चलिए ये पत्थर है, तो इनको पहले जिस साइज में बनाना है काट, उतना साइज में तोड़ते थे, फिर इसको काट छाट करके जो है इसको बनाया जाता था। मनके बनाने के लिए ये विधि प्रयोग की जाती थी। अब अगला बात आता है मनके के बाद हम लोग कहते हैं, अच्छा इसको यहीं पर खत्म, चलिए ठीक है। इन सब चीजों को कहाँ से मंगाया जाता था ये भी हम लोगों को पढ़ना पड़ता है, तो हम लोग आगे चर्चा कर लेंगे इस बात का।
फिलहाल इन सबको एक जगह खत्म कर लेते हैं। अब अगला है बाट बनाना। मन के बनाना हो गया, अगला है बाट बनाना। बाट क्या है? तो आज हम लोग जो किलो तर्जो बटखारा होता है, एक तो तराजू होता है, दूसरा किलो होता है जिससे हम लोग वजन करते हैं, तो उसी बटखारा को हम लोग बाट कहते हैं। तो उस समय जो बाट था वो चर्ट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। चर्ट पत्थर से बाट बनाए जाते थे। और ये जो बाट होता है, ये बाट जैसे आज के समय में देखिए तो 100 ग्राम का किलो मिलेगा आपको, मतलब बटखारा मिलेगा। 200 ग्राम का भी मिलता है, 50 ग्राम का भी मिलता है, लेकिन 300 ग्राम का नहीं मिलेगा आपको, 400 ग्राम का नहीं मिलेगा, 500 ग्राम का मिलता है, 1000 ग्राम का भी मिलता है जिसको 1 किलो कहते हैं, लेकिन 600 ग्राम का आपको नहीं मिलेगा, 700 ग्राम का नहीं मिलेगा। तो ये एक निश्चित जो मात्रा है उसी मात्रा में हम लोगों को बटखारा मिलता है। इसी तरह इस काल में जो मतलब बाट मिला है वो इस तरह के थे, 1 2 4 8 16 32 इस तरह से थे, जिसको हम लोग कहते हैं द्विआधारी अंक। तो उस समय बाट किस पद्धति पर थे? तो द्विआधारी पद्धति पर बाट बनते थे। अब बाट हम लोग समझ गए। अब अगला आता है मुहर। तो मुहर कैसे बनाए जाते थे और क्यों बनाए जाते थे? तो आज तो हम लोग को जितनी डिग्रियां मिलती है या बहुत महत्वपूर्ण जो एग्रीमेंट होता है किसी एक दूसरे के बीच, तो इन सब पर मुहर का उपयोग किया जाता है। हर पदाधिकारी का अपना मुहर होता है, हर व्यक्ति अगर चाहे तो जो भी कार्यालय है उसका अपना मुहर है, फैक्ट्री सबका अपना मुहर है। उसी तरह यहाँ पर उस समय में जो मुहर का उपयोग होता था, ये किसी वस्तु को एक जगह से दूसरे जगह आयात निर्यात करने के लिए मुहर का उपयोग किया जाता था। जब कोई वस्तु दूसरा जगह भेजना रहता था तो उसको एक अच्छी तरह से रस्सी में बांध दिया जाता था, और रस्सी का मुंह जो है एक जगह ला करके गांठ बांध दिया जाता था, और उस गांठ पर गीली मिट्टी पोता जाता था। पोत करके उस पर मुहर मार दी जाती थी। अगर जहां पर उसको जाना है वहां तक वो मोहर सही सलामत है, तो मतलब ये हुआ कि ये सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुआ है, मतलब इसमें से सामान नहीं निकाला गया है। तो व्यापार वाणिज्य में सुविधा के लिए मोहर का उपयोग किया जाता था। मोहर किस चीज का बनता था? तो मोहर बनता था सेलखड़ी मिट्टी के, सेलखड़ी पत्थर के, इससे मोहर बनाया जाता था। जितने मोहर मिले हैं वो सेलखड़ी नामक पत्थर से बनते थे। शंख का सामान बनाया जाता था, शंख की चूड़ियां मिली हैं, करछियां मिली हैं, ये सारे चीज शंख से बनाए जाते थे। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इन सब चीज का जो है मिलता कहाँ से था। तो मिलने के लिए अभी हम लोग मनके में जो सब चर्चा की शुरुआत वहीं से करते हैं। तो बात करते हैं कार्नेलियन पत्थर से, अगला है लाजवर्द मणि से, लाजवर्द मणि। इसके बाद हम लोग चर्चा किए सेलखड़ी पत्थर पर। सेलखड़ी पत्थर का धातु में बात किया जाए तांबा, टीन, सोना, ये सारी चीजें जो है कहां से मिलती थी? तो देखिए कार्नेलियन पत्थर जो है ये मिलता था आपको लोथल से, जो कहाँ है? गुजरात में, यहाँ लोथल से। लाजवर्द मणि जो है सोरतुग है अफगानिस्तान से, ये सोरतुग है अफगानिस्तान जो है यहाँ पर, यहाँ से जो है लाजवर्द मणि मिल जाता था। सेलखड़ी अगर बात किया जाए तो सेलखड़ी राजस्थान से मिल, आज भी हम लोगों का जो संगमरमर पत्थर जो आता है, जो टाइल्स आता है, पत्थर जो आता है, वो सब राजस्थान से ही आता है। उस समय में भी सेलखड़ी पत्थर सबके लिए ज्यादातर सेलखड़ी जो पत्थर सबके लिए राजस्थान ही फेमस है। अब अगला बात करते हैं तांबा। तो तांबा एक तो खेतरी से, राजस्थान का जो खेतरी है वहां से मंगाया जाता था। आज भी खेतरी तांबा के लिए प्रसिद्ध है। खेतरी से आज भी तांबा का उत्पादन होता है भारत में। क्वेश्चन भी पूछता है कि खेतरी किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? तो तांबा के लिए, ठीक है। तो टीन जो है अफगानिस्तान से मंगाया जाता था, और सोना जो है आप लोग केजीएफ फिल्म का नाम सुने होंगे। केजीएफ का फुल फॉर्म है कोलार गोल्ड फील्ड, ये कर्नाटक में पड़ता है। ये भारत का एक ही जगह है जहां सोना मिलता है, वो है कोलार कर्नाटक, ठीक है। तो यहाँ से सोना मंगाया जाता था। अब अगर व्यापार वाणिज्य की बात किया जाए तो ये दूर दूर तक सिंधु सभ्यता के लोग दूर दूर तक व्यापार करते थे। मतलब यहाँ पर जो ईरान है, अभी बताए थे कि ये जो क्षेत्र है ये ईरान का क्षेत्र है,
ईरान से जो मेसोपोटामिया है यहाँ पर, इस मेसोपोटामिया से भी जो है व्यापार चलता था। क्योंकि देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के जो लिखित साक्ष्य है उनको तो हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं, लेकिन मेसोपोटामिया से जो अभिलेख मिले हैं, जो भी लिखित स्रोत मिले हैं, उनको हम लोग पढ़ पाए हैं। तो इनके जो अभिलेख है, इनमें 3 शब्द जो है, 3 जगह से इन लोगों का व्यापार चलता था। तो इन तीनों जगह में एक का नाम था दिलमुन, दूसरा का नाम था दिलमुन, मगान, और तीसरा का नाम था मेलुहा। दिलमुन, मगान और मेलुहा। दिलमुन आज का बहरीन को कहते हैं, मगान आज का ओमान को कहते हैं, और मेलुहा हमारा हड़प्पा सभ्यता हो गया। तो इन मेसोपोटामिया के जो लिखित साक्ष्य है, वहां से 3 जगह से व्यापार के साक्ष्य मिले हैं। मतलब सोच लीजिए कि सिंधु घाटी सभ्यता का लोग यहाँ से भी व्यापार करता था। ओमान इससे आगे है, और सिंधु घाटी सभ्यता का लोग का ओमान से भी व्यापार चलता था। ओमान से हम लोग तांबा मंगाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ओमान से तांबा मंगाते थे, और ये मेसोपोटामिया का लोग भी तांबा मंगाते थे। ठीक है। और दिलमुन, बहरीन से इनके व्यापारिक संबंध थे। मेलुहा, हड़प्पा सभ्यता को मेसोपोटामिया में जो साक्ष्य मिले हैं, वहां हड़प्पा सभ्यता को मेलुहा कहा गया है, और मेलुहा को बताया गया है कि ये नाविकों का देश है। ये नाविकों का देश, मेलुहा को नाविकों का देश बताया गया है। उस समय में जो ये इसका व्यापार होता था, ये नाव से होता था। यहाँ समुद्र है, ये अरब सागर है, यहाँ से यहाँ जो है नाव से लोगों का व्यापार होता था। तो समझ लीजिए कि नाव का उपयोग हम लोग कितना दिन से कर रहे हैं। इनको नाविकों का देश कहा गया है। तो ये व्यापारिक संबंध हम लोग समझ गए। अब अगर सामाजिक असमानता की बात किया जाए कि लोग गरीब अमीरी था उस समय में या नहीं था, क्योंकि अगर प्राचीन काल में अगर देखा जाए तो प्राचीन काल में तो सब बराबर थे, सबको एक ही जंगल में रहते थे, पूरा जंगल पर सबका अधिकार था, सब उसी जंगल से खाते पीते थे। लेकिन धीरे धीरे समाज में जब आदमी रहना शुरू किया तो कोई अमीर हो गया, कोई गरीब हो गया। तो जब हम लोग इतिहास पढ़ते हैं तो हर काल में देखते हैं कि असमानता थी कि नहीं थी, अगर थी तो कितनी थी, ज्यादा लोग थी या कम थे, इस तरह से हम लोग पढ़ते हैं इतिहास में। तो असमानता देखने के लिए क्या किया जाता था? तो देखिए यहाँ पर असमानता देखने के लिए 2 उपाय है हम लोगों के पास। या तो हम लोग समाधान देखें, लोगों को दफनाने का तरीका, जिसको समाधान कहते हैं। अब दूसरा था महंगी वस्तुओं को देखना, महंगी वस्तुओं की तलाश। ठीक है। समाधान में जो है प्राचीन काल में जितने शव दफनाए जाते थे, उनके साथ जो वो उपयोग करते थे सामान, उनको भी दफनाया जाता था। मान करके चलिए कि अगर कोई अमीर व्यक्ति है, उस समय में तो मर्द औरत दोनों जो है गला में हार पहनते थे, हर चीज पहनते थे। तो जब मरते थे वो लोग, तो उसके बाद उस सामान के साथ उनको दफनाया जाता था। तो जो जितना अमीर होता है वो उतना ज्यादा चीज उपयोग करता है, तो उनके साथ ज्यादा सामान मतलब दफनाया जाता था। जो गरीब होते थे उनके साथ कम सामान दफनाया जाता था। तो इस तरह समाधान में जो है समाधान जो सिंधु घाटी सभ्यता से मिले हैं, वहां से तो इस तरह के मिले हैं, लेकिन ज्यादा मात्रा में नहीं कि बहुत ज्यादा सामान किसी सब के पास हो या किसी के पास कुछ नहीं हो, इस तरह के ज्यादातर नहीं मिले हैं। मतलब कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता को लोगों के साथ सामान दफनाने की प्रथा उतनी ज्यादा प्रचलित नहीं थी। हाँ, महंगी वस्तुओं की अगर बात तलाश किया जाए तो आदमी बहुत सारे जगह है जहाँ से फैंस, लाजवर्द मणि, कार्नेलियन पत्थर, ये सब कहीं कहीं किसी किसी घर में बहुत ज्यादा मात्रा में थे, कहीं कम मात्रा में थे। तो ये साबित होता है कि अमीरी गरीबी तो थी उस समय में, असमानताएं थी। ठीक है। तो अब जो है हम लोग जो इस चैप्टर का लास्ट 2 बात हम लोगों को देखना है। एक तो यहाँ पर एक बात ये आ जाता है कि क्या इस समय में राजा था या नहीं था। ठीक है। और दूसरा बात कि इस सभ्यता का अंत कैसे हुआ। यही लास्ट 2 बातें अब इस चैप्टर में देखना है। तो राजा था या नहीं था, इस पर पूरे समाज में जो है 2 बातें प्रचलित थी। पूरे इतिहास में जो है 3 तरह के मत प्रचलित है। पहला बात मानता है, कई इतिहासकार ये मानते हैं कि पूरे क्षेत्र में कोई राजा नहीं था, सब क्षेत्र अपने अपने स्वतंत्र थे। दूसरा बात
कि इस क्षेत्र में जो है सब क्षेत्र के अपने अपने राजा थे। मोहनजोदड़ो के अपने राजा थे, हड़प्पा के अपने राजा थे, धौलावीरा के अपने राजा थे, लोथल के अपने राजा थे, हर क्षेत्र के अपने अपने राजा थे। लेकिन कुछ इतिहासकार का मानना है कि नहीं, पूरे क्षेत्र के एक ही राजा थे। अब इन सब में सबसे जो उपयुक्त बात लगता है वो है कि इस पूरे क्षेत्र के एक ही राजा थे। अब इसके रीजन क्या है कि पूरे क्षेत्र के हम लोग मान ले कि एक ही राजा थे, एक राजा। अब इसका रीजन हम बताते हैं कि पहला रीजन था कि इस पूरे क्षेत्र में जो ईंट मिले हैं, घर जो बनते थे पक्की ईंट के, उस पूरे क्षेत्र में एक ही प्रकार के, एक ही साइज के ईंट मिले हैं, एक समान ईंट का साइज, ईंट का आकार। और ये आकार कितना था? तो आकार था इसका 4:2:1। लंबाई, जो ऊंचाई का दुगना चौड़ाई, चौड़ाई का दुगना लंबाई। ये इस तरह से ईंट बनाए जाते थे। दूसरा जो कह सकते हैं इस आधार पर कि नियोजित नगर, जैसे हम लोग पढ़े कि पहले सड़क बनाया गया, फिर सड़क के किनारे घर बनाया गया, ये नियोजित है, मतलब सोच विचार करके शहर बसाया गया। अगर सोच विचार करके नहीं बसाया जाता तो पहले घर अगर आदमी बना लेता तो रोड बनाने के लिए जो है वहां पर जितनी जगह थी बस उतना में ही जिसी तरह एडजस्ट होता रोड बना लेता। लेकिन ऐसा नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता पहले सड़क बनाया गया, नियोजित किया गया, तब जाकर के बसाया गया। एक दूसरा बात, नियोजित सभ्यता, नियोजित नगर था। और इस तरह से अगर देखा जाए तो एक समान लिपि, पूरे क्षेत्र में एक समान लिपि मिली है। लिपि के बारे में अगर बताया जाए तो देखिए, आजकल जैसे हम लोग हिंदी लिखते हैं, इसको हम लोग देवनागरी लिपि कहते हैं। उस समय जो लिपि थी उसको भाव चित्रात्मक लिपि कहते हैं, भाव चित्रात्मक लिपि। क्यों? तो इसका रीजन ये था कि अभी जो हम लोग लिख रहे हैं इसको ज्यामितीय आकृति कहते हैं, ये ज्यामितीय आकृति है। लेकिन उस समय की जो लिपि थी, अक्षर को जैसे हम लोग अ लिखने के लिए अ लिखते हैं इस तरह से अ है, उस समय में किसी अक्षर को शेर से दर्शा दिया गया था, किसी अक्षर को कौवा से दर्शा दिया गया था, किसी अक्षर को तोता से दर्शा दिया गया था। हर अक्षर का कोई ना कोई संकेत होता था। तो इस आधार पर जो है उस समय में लिखे जाते थे। तो ये जो है इसलिए इसको भाव चित्रात्मक लिपि कहा गया। पूरे सभ्यता में एक ही समान लिपि थी, ठीक है। हर जगह जो है जो भी चीजें हैं पूरे क्षेत्र में एक समान सब जगह मिला है। ये सब साबित करता है। जैसे अगर आज की बात किया जाए तो आज जो है भारत और आप अमेरिका की अगर तुलना कीजिए तो अमेरिका की ईंट का आकार अलग है, हमारे ईंट का आकार अलग है। अमेरिका की लिपि अलग है, हमारी लिपि अलग है। लेकिन अब छोड़िए अमेरिका, बगल में पाकिस्तान को देखते हैं या अफगानिस्तान को देखते हैं, वहां का जो राजा होगा उनके अनुसार जो वो कहेगा उस आधार पर होगा। हमारे यहाँ जो हमारे प्रधानमंत्री जी कहेंगे उस आधार पर हमारे यहाँ काम होगा। तो ये जो है ये विविधता बहुत डिपेंड करती है कि शासक वहां का कौन है। पूरे क्षेत्र पर अगर एक शासक नहीं रहता तो न एक समान ईंट का आकार रहता, न जो है हर क्षेत्र की अपनी अपनी लिपि होती है, सबका लिखने का अपना अपना तरीका होता, हर क्षेत्र का जो है नगर अपने अपने तरीके से बनता। तो इन सभी बातों से ये बात तय होता है कि नहीं, हड़प्पा सभ्यता जो है इनके पूरे क्षेत्र में एक ही शासक थे। लेकिन इस तरह के हमारे पास लिखित साक्ष्य तो है नहीं। और शासक को माना जाता है कि पुरोहित शासक थे। एक पुरोहित राजा की जो है प्रतिमा मिला है मोहनजोदड़ो से, वहां से आपको ये जो है मोहनजोदड़ो से जो मिला है पुरोहित राजा का, ये बात ठीक है। अच्छा, एक चीज जो हम लोगों को छूट गया वो हम लोग यहाँ कवर कर ही लेते हैं। हाँ, तो इससे ये बात साबित हुआ कि राजा जो थे पूरे क्षेत्र के एक ही राजा थे। हम लोगों को छूट गया विशाल स्नानागार और विशाल अन्नागार। जो भवन निर्माण में ही हम लोगों को पढ़ना था, विशाल स्नानागार और विशाल अन्नागार। ये कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से। ये दोनों ही मोहनजोदड़ो से मिले हैं। ठीक है। ये स्नानागार की बात किया जाए तो उस समय का जो तत्कालीन विश्व था, जो चार गो सभ्यता की बात हम लोग किए, उससे उन सब में सबके लिए आश्चर्यजनक एक संरचना है, वो है विशाल स्नानागार। कि उस समय में इतनी बृहद संरचना, इतनी बड़ी संरचना बड़ी मुश्किल से मतलब मिलता है। और ये जो है हमारे सिंधु घाटी सभ्यता में मिला है। तो ये एक मतलब बहुत आश्चर्यजनक सभ्यता मानता है सभी इतिहासकार इसको। इनको दोनों तरफ से चढ़ने के लिए जो है सीढ़ियां थी उतरने के लिए, और 3 और कमरे बने हुए थे। इसकी लंबाई की बात किया जाए
तो इसका लंबा 11.88 मीटर लंबा था, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा था। इतना लंबा चौड़ा था ये। दोनों ओर से सीढ़ियां थी, 3 ओर कमरे बने हुए थे। ठीक है, 3 ओर कमरे बने हुए थे, जिसमें एक कमरा में जो है कुआं था। माना जाता है कि इस कुआं का पानी इसमें डाला जाता था, हमेशा पानी इसमें नहीं रहता था। तो इस बात से हम लोग मतलब इतिहासकार कहते हैं कि हमेशा पानी नहीं रहने का मतलब हुआ कि जब जब कोई बड़ा बढ़िया कार्य होता था, जैसे कोई अनुष्ठान हुआ, कोई पवित्र कार्य हुआ, तो उस कार्य में व्यक्ति जो धनी व्यक्ति होते थे वो इसमें स्नान करने के लिए जाते थे, तो अनुष्ठान के समय इसका उपयोग होता था। ठीक है, और इसको जो बनाया गया था, जैसे आज का पोखर तालाब से तो इसकी तुलना नहीं कर सकते हैं। जैसे स्विमिंग पूल आजकल देखे होंगे आप लोग, नाम भी नहीं देखे होंगे तो फिल्म में तो जरूर देखे होंगे। स्विमिंग पूल एकदम पक्का संरचना में बना रहता है, इसी तरह ये एक पक्का संरचना में चारों तरफ ईटा से इसको दीवार बनाया गया था, और इस दीवार को जलबद्ध किया गया था, मतलब पानी रिसे ना, इसलिए जिप्सम का गाढ़ा का उपयोग किया गया था ताकि इसका पानी जो है इसे बाहर ना निकले। तो ये तो हुआ विशाल स्नानागार, जो कहाँ से मिले हैं, मोहनजोदड़ो से। अब हम लोग बात करते हैं विशाल अन्नागार की। तो एक बहुत बड़ा अन्न रखने का घर मिला है, अनाज रखने का घर, जो मोहनजोदड़ो में था। 45.71 मीटर लंबा, 15.23 मीटर चौड़ा, इतना लंबा चौड़ा है। जबकि हर जगह लगभग कालीबंगा में भी अन्नागार मिला है, हड़प्पा में भी अन्नागार मिला है, लेकिन वो सब छोटे छोटे थे। अगर हड़प्पा की बात किया जाए तो हड़प्पा में 6 छोटे छोटे मतलब कमरे मिले अन्न रखने के। ये 6 कमरे थे, 1 2 3 4 5 6। ये कहां से मिला है, हड़प्पा से। ये भी अन्नागार ही है, लेकिन छोटे छोटे 6 कमरे। विशाल अन्नागार इसको नहीं कह सकते हैं। विशाल अन्नागार मोहनजोदड़ो से मिला है, जो इतना लंबा चौड़ा है, जो कि उस समय के लिए बहुत बड़ी संरचना थी। अब हम लोग लास्ट बात कर लेते हैं इस चैप्टर की, कि सभ्यता का अंत कैसे हुआ। तो कोई कहते हैं कि जलवायु परिवर्तन हो गया, इस क्षेत्र में बारिश नहीं हो रहा था, तो इस वजह से जो है सभ्यता का अंत हो गया। कोई कहते हैं बाढ़ आ गया। अगर आप मोहनजोदड़ो फिल्म देखे होंगे तो उसमें लास्ट में दिखाया गया है कि बाढ़ आने की वजह से सिंधु घाटी का मतलब मोहनजोदड़ो का जो है पूरा मोहनजोदड़ो डूब गया। कोई कहते हैं कि बाहरी आक्रमण हो गया। जैसे अगर बात किया जाए मोहनजोदड़ो की, तो मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है, और यहाँ पर एक गली में जो है बहुत सारे लाश मिले हैं। मोहनजोदड़ो का मतलब ही होता है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला मतलब मृतकों का ढेर मिला है मोहनजोदड़ो से, जो ये साबित करता है कि हाँ ठीक है वार हुआ होगा, लेकिन हर जगह तो नहीं मिले हैं। जो कह दे कि पूरे सभ्यता, इतनी बड़ी सभ्यता जो 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली थी, बहुत बड़ी क्षेत्र हो गया। अब इतना बड़ा क्षेत्र में कोई एक आक्रमण हुआ और पूरे सभ्यता का अंत हो गया, ये भी बात नहीं माना जा सकता है। ये भी बात नहीं माना जा सकता है कि बाढ़ आ गया, पूरे क्षेत्र दह गया, मतलब डूब गया इसमें, ये भी मतलब मानने वाला बात नहीं है। जलवायु परिवर्तन के कारण भी कुछ क्षेत्र तो बसा होता, लेकिन पूरे सभ्यता का अंत हो जाना, ये कोई भी निष्कर्ष पर इतिहासकार अभी तक नहीं पहुंचे हैं। ये एक रहस्यमय अंत है, जिसको कहा मतलब अभी तक पता नहीं चला है। तो इसी के साथ हम लोग जो है हड़प्पा सभ्यता का जो है एनसीईआरटी का जो पहला चैप्टर था वो समाप्त हुआ। अब हम लोग एक छोटा सा टॉपिक इसी पर लेंगे, जिसमें ऑब्जेक्टिव के लिए जो आपको अभी तो हम लोग डिटेल में पढ़ चुके, ये वीडियो 12th पर्पस से बनाया गया है, बिहार बोर्ड के पर्पस से। और एनसीईआरटी देखिए आजकल हर एग्जाम जो कोई जनरल कंपटीशन का भी एग्जाम देते हैं, तो हर एग्जाम जो है एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछने लगा है डीप में जा करके। तो हम लोग तो डीप में ही पढ़े चूंकि 12th में तो सब्जेक्टिव भी लिखना होता है, तो सब सब्जेक्टिव लिखने के लिए आपके पास नॉलेज होना चाहिए। तो इसलिए जो है डीपली पढ़ना जरूरी है हम लोगों को एनसीईआरटी। ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव भी सोल्व करना है। तो इस जितना पढ़े हैं हम लोग उतना ही बात को अगले वीडियो में थोड़ा सा जो थोड़ा बहुत पॉइंट जो है ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा उपयोग होता है सब्जेक्टिव की अपेक्षा। जो एनसीईआरटी में हम लोग पूरा एनसीईआरटी अभी जितनी बात लिखी थी एनसीईआरटी को पूरा कवर कर चुके हैं। ऑब्जेक्टिव में जो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पॉइंट अगर यूज होता भी है, वैसे 12th में तो कम ही चांस है कि आप लोगों को यूज होगा, लेकिन अगर होता भी है तो हम लोग छोटा सा 15-20 मिनट का वीडियो लाएंगे, जिसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव को सारी बातों को एक जगह समेट करके बता देंगे कि हाँ एकदम टू द पॉइंट करके, यहाँ से ये टू द पॉइंट करके हम लोग चर्चा करेंगे उस बात पर। तो आज हम लोग यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।